नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी आज की बड़ी खबरों के साथ। मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होते ही पेयजल की समस्या शुरू हो गई है। मसूरी के 12 केची मार्ग पर स्थित सपेरा बस्ती में पिछले 1 महीने से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी के सपेरा बस्ती में पेयजल आपूर्ति न होने को लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और मजदूर संघ के महामंत्री देवी गोदियाल के नेतृत्व में सपेरा बस्ती की महिलाओं और लोगों ने गढ़वाल जल संस्थान में पहुंचकर कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर जल्द पेयजल आपूर्ति की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक उनके नलों में जल नहीं आ जाता तब तक वो कार्यालय में धरना देते रहेंगे। बता दें कि सपेरा बस्ती में रहने वाले करीब 85 परिवारों के पास पेयजल के कनेक्शन नहीं है। ऐसे में सरकारी नल पर ही यह लोग निर्भर हैं, परंतु पिछले 1 महीने से सरकारी नल में पानी नहीं आ रहा है, जिससे यह लोग आसपास के प्राकृतिक स्रोत और नालों से पानी भरने को मजबूर हैं। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और मजदूर संघ के महामंत्री देवी गोदियाल ने कहा कि गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों की लापरवाही के कारण मसूरी सपेरा बस्ती के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। वहीं बड़े होटलों में जरूरत से ज्यादा पानी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी में गरीब लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के बड़े बड़े नेता हर घर नल योजना को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वहीं मसूरी में 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत पेयजल लाइनें मसूरी लाई जा रही है, परंतु गरीब वर्ग के लोगों को अभी से ही पेयजल की बूंद बूंद के लिए परेशान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द सपेरा बस्ती के लोगों को पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो उसको लेकर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी। जल संस्थान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। है हमारे पिछले 1 महीने से हमारे बस्ती में पानी नहीं आ रहा। वहाँ 80-85 घर है, आबादी कम से कम 500 आदमी है वहाँ पे, और वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। 1 महीने से हमारे पास पानी नहीं आ रहा। इसके कारण हमने यहाँ जलस्थान में एप्लीकेशन भी दिया था, और यहाँ जब भी हम एप्लीकेशन दिए तो यहाँ से हमें 2 नंबर मिला, बोलो इनको फ़ोन कर लो, आपके पास जो है आदमी आके सही कर देगा। और जब भी हमने उनको फ़ोन करा तो उन्होंने हमारा जब भी हम फ़ोन किए तो वो सीधा यही बोल रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है। और जब भी हम ऑफिस में फ़ोन करते हैं तो ऑफिस वाले हमें बोलते हैं कि आप आके फिर से एप्लीकेशन दो तब जाएंगे, कि जब हम यहाँ आते तो झूठा दिलासा दे के हमें भेज दिया जाता है। बहुत दिक्कत हो रहा है। कहीं कहीं से पानी लाता है, गैस गोदाम से, हुसैनगंज से नाला पानी जाता है कपड़े लत्ते धोने के लिए। कोई ना कर तो बच्चा को तो पानी देना पड़ेगा, नहीं देता। यहाँ आता है तो आजकल के आशा देख के बोलता है जाओ ठीक कर दूंगी। नहीं देने का मन है तो डायरेक्ट बोल दो मैं पानी नहीं दे सकता। कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा? 1 महीना से काफ़ी हो गया सर, पानी देता ही नहीं है। हम लोग आता है घूर के चल जाता है। से मसूरी में सीजन से पहले ही पानी की भारी किल्लत हो गई है, पेयजल की भारी कमी है। माल रोड से जुड़ता हुआ क्षेत्र जो है 12 कैंची का क्षेत्र जो किंगरेक को जोड़ता है, वहाँ पे करीब 85 परिवार वास करते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि पिछले 1 महीने से पानी नहीं आया, और हमारे कई बार निवेदन करने से, आग्रह करने पर भी कोई पानी की वहाँ सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई है। मसूरी में जहाँ एक तरफ 144 करोड़ की योजना पानी की चल रही है, वहाँ कुछ हज़ार कुछ लाख रुपए देने पे अगर एक समाज को, एक निम्न वर्ग के समाज को अगर पानी की आपूर्ति हो जाती है, जिससे कि अपनी एक महामारी से बच सके, बच्चों को साफ सुथरा रख सकें, उसकी सुविधा सरकार को, प्रशासन को करानी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड जन संस्थान द्वारा पानी की भारी कमी इस क्षेत्र में करी गई है। ये मानवाधिकार का हनन है, और हम जल्दी मानवाधिकार में भी इसकी को दस्तक देंगे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में कंप्लेन करेंगे, और जरूरत पड़ी तो इसका आंदोलन उग्र करेंगे। सरकार द्वारा पानी के लिए मसूरी में 1 करोड़ों की स्कीम चलाई जा रही है, परंतु खेत की बात यह है कि मसूरी में जो गरीबों की बस्तियां हैं, मजदूरों की बस्तियां हैं, उन बस्तियों में पानी की आपूर्ति जल संस्थान नहीं कर पा रहा है, जिससे जो है गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को बड़ी दिक्कत होती है। पहले तो पूरे मसूरी का हाल है, जबकि अभी सीज़न तैयार नहीं हुआ है। सीज़न आने पर क्या स्थिति होगी कि अभी जो है आम लोकल लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। अब टूरिस्ट को कैसे पानी दे पाएंगे ये तो जल संस्थान जाने। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने गणेश जोशी का पुतला दहन किया।
इस दौरान ज्योति रौतेला ने कहा कि कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा दिए गए बयान की कांग्रेस निंदा करती है, साथ ही गणेश जोशी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महिलाओं का ये अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गणेश जोशी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जेपी के कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ जो अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ हम लोग आज उनका पुतला दहन किए, क्योंकि राजनीति का जो स्तर बीजेपी बनाती रही है और जो एक महिला के खिलाफ बोलती है, एक तरफ वो महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन जो शब्द कल उन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बोले हैं, उनके लिए उनसे माफ़ी मंगवाने के लिए आज हमने उनका पुतला दहन किया। हमारी मांग है कि वो अपने शब्दों को वापस लें, उन शब्दों में माफ़ी मांगे, नहीं तो महिला कांग्रेस हर जगह उनके पुतलों को दहन करेगी और उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ेगी। आयुष्मान भारत योजना की चौथी वर्षगांठ को उत्तराखंड सरकार भव्य तरीके से मनाने जा रही है, जिसमें कि उत्तराखंड के सभी ब्लॉकों में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी कि प्रदेश के सभी 95 ब्लॉक, 7 नगर निगम, 11 नगर पालिकाओं में 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 18 से 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि तमाम तरीके की जांचें कराई जाएंगी व सभी का आयुष्मान कार्ड भी बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त और तमाम स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां भी दी जाएंगी व जनता की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का भी निराकरण किया जाएगा। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। सीएमओ को यहाँ से हमने निर्देश दिए हैं कि मेले बहुत अच्छे होने चाहिए और इन मेलों का उद्घाटन जो है हमारे मुख्यमंत्री जी 18 तारीख को 10:30 बजे रायपुर में जो ब्लॉक हॉल है, हाँ, वहाँ से जो है शुभारंभ करेंगे और पूरे प्रदेश में लगभग 110 से ज़्यादा मेले जो है आयोजित किए जाएंगे। उनकी लिस्ट भी मैं आपको देने वाला हूँ, कौन किस मेले में जाएगा ये भी हमने बना दिया है। और बड़ी बात यह है कि इसमें राज्य के 6 विभाग भी भाग लेंगे। स्वास्थ्य विभाग तो लेगा, उसमें रहेगा ही रहेगा, पंचायती राज विभाग भी रहेगा, शिक्षा विभाग भी रहेगा, संस्कृति विभाग भी रहेगा, आयुष विभाग भी रहेगा। ऐसे 6-7 विभाग इसमें जोड़े गए हैं और चीफ सेक्रेटरी ने भी इनके सबकी बैठक ली है। और मैं कह सकता हूं कि पहला इवेंट ऐसा है जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हजारों लोगों को एक बड़ी राहत मिल जाएगी मेलों में। और इन मेलों में हर प्रकार की सुविधा देने के विषय हमने रखा है, जांच से लेके वहाँ पे जो आयुष्मान कार्ड बनाने से लेके जो सारी चीज़ें रखी हैं। लगभग 22-23 दिनों पे वहाँ पे पूरा चेकअप भी होगा और लोग भी आएंगे और उसके प्रचार प्रसार के लिए हर मेले के लिए 2-2 लाख रुपए यहाँ से दिए गए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक युवती की हत्या का मामला सामने आया था। बता दें कि राजपुर थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में आज से 2 महीने पहले एक पति पत्नी जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, किराए पर रहने के लिए आए थे। उसके कुछ दिनों बाद ही पति ने पत्नी रिफेन की हत्या कर दी और जिसके बाद पति अजरुल अली मौके से फरार हो गया। दून पुलिस को सूचना मिलते ही घटना की जानकारी जुटानी शुरू कर दी और आरोपी पति के पश्चिम बंगाल भानगौन खाली थाने में पूछताछ की तो जानकारी मिली कि अजरूर ने आत्महत्या कर ली। गौरतलब है कि देहरादून पुलिस को इस घटना की जानकारी पूरे 2 महीने बाद पता चली थी, जब रिफेन की लांच से पूरे मोहल्ले में बदबू आने लगी थी। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। जो राजपुर थाना क्षेत्र में एक बॉडी मिली थी महिला की, तो इसमें जो सस्पेक्ट था हमारा, जो परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य मिले थे, इसके आधार पर हम जिसको सस्पेक्ट मान रहे थे, तो उसकी हमने शिनाख्त करने के बाद ये पता चला कि वो जो व्यक्ति अजरुल लश्कर है, ये पश्चिम बंगाल में वापस जाने के बाद इसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। 3 फरवरी को इसकी सुसाइड की रिपोर्ट जो है पुलिस को मिली है। थाना राजपुर पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा किया है। आपको बता दें कि देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में पिछले साल अक्टूबर माह में चोरी की 2 घटनाएं सामने आई थी, जिसमें आरोपी फरार चल रहा था और जिसको लेकर राजपुर थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आरोपी की गिरफ्तार कर लिया है।
गौरतलब है कि पुलिस ने आरोपी एहसान के पास से चोरी का लगभग 20 लाख का माल भी बरामद किया है। वहीं आरोपी पर देहरादून के डालनवाला थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। ये जो चोरी का अभियुक्त जो है एहसान हमने गिरफ्तार किया है, इसमें जो है लगभग 20 लाख का माल जो है हमने बरामद किया है। और इससे पूर्व भी इसने थाना क्लेमेंट टाउन, डालनवाला और राजपुर में काफ़ी चोरियाँ भी की है। थाना डालनवाला से इसमें गैंगस्टर का मुकदमा भी है और बेहट में भी इसने NDPS में गिरफ्तार किया। बाजपुर कोतवाली में उधम सिंह नगर के SSP मंजूनाथ TC ने बीते दिनों हुई लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि 8 अप्रैल को बाजपुर की संजय कॉलोनी में दिन दहाड़े तमंचे के बल पर महिला व्यापारी टीकम गोयल से 3 युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद महिला व्यापारी के पुत्र जतिन गोयल ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की थी। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दोराहा बैरियर के समीप एक बंद पड़ी फैक्ट्री में कुछ लोग बैठे हुए हैं। वहीं पुलिस ने घेराबंदी करते हुए फैक्ट्री में बैठे 4 युवकों को पकड़ लिया। पुलिस को पकड़े गए युवकों के पास से 12,000 रुपए की नकदी, 2 तमंचे और 2 जिंदा कारतूस के साथ घटना में प्रयोग की गई 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। रिपोर्ट अजहर मलिक, बाजपुर। अपराधी कितना भी बड़ा हो, उत्तराखंड सरकार के दौरान हमारी पुलिस की व्यवस्था से बच नहीं सकता। ये प्रमाण है। दिन रात मेहनत करके उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने, बाजपुर पुलिस ने, उधम सिंह नगर पुलिस ने जिस तरीके से इस जघन्य अपराध का जो है खुलासा किया है, दिन दहाड़े जो चोरी हुई थी उसका जो है खुलासा किया है, मैं पूरी पुलिस परिवार का सबका धन्यवाद करता हूँ। सबका अवगत है कि पिछले हफ्ते दिनांक 8/4/2022 को दोपहर के टाइम में संजय कॉलोनी बाजपुर में एक दुकान पर एक महिला को ओवरपावर करते हुए 3 लोगों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दी गया। एक महिला को ओवरपावर करते हुए उनको डरा धमकाकर तमंचे की दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। तहकीकात में ये पाया गया अन्वेषण के दौरान कि केवल ये 3 लोग नहीं थे, लाने में और भगाने में सहयोग देने के लिए टोटल CCTV कैमरास को जब देखे तो कुल मिला के 6 लोग थे। तो उसमें कुल मिला के 350 से भी अधिक CCTV कैमरा पुलिस टीमों ने देखी। तो इससे अभियुक्तगण का साफ चेहरा, हुलिया सब कुछ पता चल गया, फ़ोटो पता चल गया। तो इसके बाद जो है टेक्निकल और मैनुअल आधार पर भी काम कर लिया गया। इसी का जो नतीजा है कि कल शाम को हमको एक सफलता हासिल हुआ, जिसमें दोराहा क्षेत्र में से 4 अभियुक्तों को हमने पकड़ा। तो चंद्रपाल, हरिकिशन, उदयपाल और सौरभ। तो इसमें वारदात में लूटी गई 12,000 रुपये नकदी, 2 आदत तमंचे, 2 कारतूस और घटना में प्रयोजित किए गए 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। मोहल्ला गुलर घाटी इलाके में गोली चलने के बाद एक युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मोहल्ला खताड़ी निवासी सौरभ अपने ही एक दोस्त के साथ किसी काम से गुलरघट्टी किसी काम से गया था। इसी बीच कुछ अज्ञात युवकों द्वारा पीछे से गोली चला दी गई। गोली सौरभ के शरीर के पिछले भाग में लगी है। कोतवाल ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध है, लेकिन फिर भी पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। वहीं घायल सौरभ ने कुछ आरोपियों के नाम पुलिस को बताए हैं। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। रिपोर्ट चंद्रसेन कश्यप, रामनगर। देखिए, थाना रामनगर में एक हॉस्पिटल से एक मेमो प्राप्त हुआ है, जिसमें सौरभ नाम के एक लड़के को गनशॉट इंजरी से घायल हुआ है। इस सूचना पर हम लोग मौके पे गए थे और घायल से पूछताछ की थी, और पूछताछ के बाद मामला हमें प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा है। फिर भी हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही इसके हमारे द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रामनगर ग्राम मलधन चौड़ क्षेत्र में लंबे समय से ढेला नदी और खेतों में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने सरकार व संबंधित विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शनिवार को मालधन पुलिस चौकी का घेराव करते हुए चौकी इंचार्ज नरेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए अवैध खनन पर शीघ्र रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ खनन माफियाओं द्वारा उनके क्षेत्र में अवैध रूप से हो रहे खनन से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है, तो वहीं हर रोज सरकार को भी लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है।
ग्रामीणों ने कहा कि इसको लेकर कई बार अधिकारियों को लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराने के बाद भी अवैध खनन पर रोक नहीं लग पाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके खेतों और ढेला नदी में दिन रात खुलेआम पोकलैंड मशीन से अवैध खनन होने से ग्रामीणों के मकानों एवं उनकी कृषि भूमि को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। रिपोर्ट चंद्रसेन कश्यप, रामनगर। इसमें अवैध खनन में सर पूरा सरकारी तंत्र इसमें लिप्त है। इसमें खनन विभाग का अधिकारी से लेके आपका राजस्व विभाग और वन विभाग सभी की इसमें संलिप्तता है और कई बार इनसे लोगों से शिकायत कर दी और जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र भी दिया, उसके बावजूद भी इसमें कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। बार बार खाना पूर्ति करने पटवारी और कानून को यहाँ पर आते हैं, ना के अपनी मर्जी से कब आते कब जाते हैं कोई पता नहीं, ना क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना होती है कि कब आ रहे हैं और कब इस भूमि को नापना है। कि इसमें सत्ताधारी के लोग हैं और विशेषकर खासकर जो है उनसे सीधे संबंध रखने वालों को वो है कि भी हमारा यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम जो है यहाँ पे ज़बरदस्ती आपका खनन करेंगे, अगर आप लोग विरोध करोगे तो हम आपको जो है इसके खिलाफ झूठे केसों फंसवा देंगे। देखिए, ये गोपाल नगर में हमारी 7.5 एकड़ ज़मीन है जो कि श्रेणी क की है। इसमें ग्राम विकास अधिकारी और खनन अधिकारी हल्द्वानी इनके द्वारा अवैध पिलर हमारी ज़मीन के बीचों बीच गाड़ दिए गए हैं, जबकि ये गलत तरीके से इनने हमारे खेत में खंभे गाड़े हुए हैं, जो कि हमारी ज़मीन 7.5 एकड़ है। और ये मालदन पटवारी का कहना है कि तुम्हारी हदबंदी यहाँ तक ही है, जहाँ पानी है, पानी से इधर भी तुम्हारी ज़मीन है उधर भी तुम्हारी ज़मीन है, और कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि तुम्हारी हदबंदी बीच में है, जबकि वो हमारे खेत से बिल्कुल लगी हुई है। जबकि ढेला नदी जो है वो 4 नंबर की तरफ थी, कटान होते होते वो हमारी ज़मीन कम से कम 5-5.5 एकड़ कट चुकी है, जिसमें से कि 2 एकड़ बची है। उसमें भी वहाँ ढेला नदी में अवैध खनन चल रहा है, जिससे हमारी राजस्व भूमि को बहुत अधिक खतरा है। इसलिए हम यहाँ मालदन चौकी में ज्ञापन देने आए थे। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।